जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम क्रांति हल्ला बोल में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जल्द ही यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए एक शानदार जबरदस्त बैच लाया जाएगा और उसी वादे को निभाते हुए हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 को टारगेट करते हुए एक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बैच लेकर आए हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा आपको कुलदीप सर करा रहे होंगे और कुलदीप सर द्वारा आज जो है पहला टॉपिक पढ़ाया जाएगा और पहले टॉपिक का आपका नाम होने वाला है इस्लाम का उदय। और आप देखोगे पिछले वर्षों के क्वेश्चनों को लगाओगे, आज से 20 वर्ष पहले तक के क्वेश्चनों को देखोगे तो इस्लाम वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अब जब नहीं पूछे जा रहे हैं तो सर आप इन चर्चाओं को पढ़ा और पढ़वा क्यों रहे हो? तो भैया पढ़ा पढ़वा इसलिए रहे हैं क्योंकि भविष्य में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण यह है कि हम लोग जब इतिहास विषय को पढ़ ही रहे हैं और कई बच्चों के मन में यह डाउट आता है कि इतिहास को हम लोग शुरू कहां से करें, तो इसलिए जो है हम लोग सबसे पहले इन टॉपिकों को पढ़ेंगे और इन टॉपिकों के रास्ते सबसे पहले हम लोग इस्लाम का उदय पढ़ेंगे और इस्लाम के उदय से होते हुए हम लोग मुस्लिम हमलावरों के बारे में पढ़ेंगे, अरबों का हमला हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है तुर्की सत्ता की स्थापना करते हुए गजनबी और गोरी के रास्ते दिल्ली सल्तनत से अपनी चर्चा को स्टार्ट करेंगे काफी अच्छे से। और आपको पता होना चाहिए और आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया होगा तो आपको अपने आप ही पता चल गया होगा कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वह दिल्ली सल्तनत से ही स्टार्ट हुए हैं। और देखिए एक बात मैं यहां और आपको बता देना चाहता हूं, यह इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जहां से क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछे जाते हैं वहां से जब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह एकदम हल्का होगा, एकदम बेसिक होगा। तो इसीलिए अगर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो आप सभी चिंता मत करिएगा। अगर आप सभी से अगर अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एकदम बेसिक पूछा जाएगा, एकदम हल्का पूछा जाएगा। तो इन्हीं रास्तों से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हुए, मुगल काल को पढ़ते हुए फिर आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। और आपको पता ही है प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको पढ़ा रहा हूं, यहां जहां से स्टार्टिंग होगी प्राचीन भारतीय इतिहास में मैं आपको वो सारी चीजों से रूबरू करवा चुका होऊंगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 को टारगेट करते हुए अपना शानदार बैच पढ़ रहे हैं और कुलदीप सर द्वारा आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाया जाएगा और आज की चर्चा में सर आपको इस्लाम का उदय पढ़ाएंगे और इन्हीं रास्तों से होते हुए आपको जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पूरा का पूरा बाकायदा अच्छे तरह से रूबरू करवा देंगे और पढ़ा देंगे। और यकीन मानना, अगर आप विश्वास कर लेते हो, अगर आप संस्था के प्रति थोड़ा सा भी विश्वास रख लेते हो तो यकीन मानना जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। इतना आप सभी जो है पूरे विश्वास के साथ। और मैंने कहा ना कि सर की रणनीतियां आप देखोगे तो आपको अपने आप ही यकीन आ जाएगा। जैसे देखो कई बच्चों के मन में यह डाउट रहता है कि हम भैया कौन सी किताब पढ़ें जिससे हमारी परीक्षा में जो है क्वेश्चन आ जावे, हम जो पढ़ें वही पूछ ले एग्जामिनर। तो भैया आपको क्या करना है, सर ने ही यह रणनीति बनाई है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कौन सी पढ़ें। इसी तरह से जो है आप भी किताबों का बंडल या किताबों की गली में खड़े होकर सोच विचार कर रहे होंगे, है ना, कर रहे होंगे। तो आपके मन में अमूमन सभी के मन में ऐसे डाउट, ऐसे ख्याली पुलाव जो है पकते रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है। अब बात आती है एनसीईआरटी में कौन सी पुस्तक पढ़ें। तो आप जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित, जैसे हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं तो इतिहास विषय की एनसीईआरटी हमको पढ़ लेना है। अब कहोगे किस क्लास की पढ़ लें, तो देखो आपको 6वीं, 7वीं और 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ना है। जहां 6वीं की एनसीईआरटी जो है
यह आपका प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंध रखती है और 8वीं की एनसीईआरटी 7वीं की एनसीईआरटी जो है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की है और 8वीं की एनसीईआरटी आधुनिक भारतीय इतिहास की है। और आप अपना पिछला पेपर उठा के देख लो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग लगभग उसने जो है एनसीईआरटी का दायरा नहीं तोड़ा है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है। अब कहोगे सर जी एनसीईआरटी सारी की किताब खरीद ले, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। आपको यूट्यूब पर जाना है, नीरज आईएएस, फिर से एक बार सुन लीजिए, आपको यूट्यूब पे जाना है, नीरज आईएएस सर्च करना है, आपको जो है मेरे संस्थान का जो है चैनल मिल जाएगा। वहां जो है आपको सारी एनसीईआरटी वगैरह और भी यदि आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वहां से सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो अब यहां 12वीं की एनसीईआरटी आता है, तो 12वीं की एनसीईआरटी 3 भागों में आपका बटी हुई है, क्रमशः प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेकिन आप क्या करना, इसको स्किप कर देना, इसको मत पढ़ना। आप केवल जो है 6वीं, 7वीं और 8वीं की पढ़ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे जो चीजें आपने इसमें पढ़ा वही चीज यहां रिपीट होगा, वही चीज यहां दोहराया जाएगा। जब दोहराया जाएगा तो क्या जरूरत है हमें फालतू का जो है अपने ऊपर बोझा लादना है। और आपको पीएचडी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है बस। पीएचडी सिलेक्शन के बाद जो है आराम से पढ़ना, लाइब्रेरी खोल लेना 2 4 10, वहां जाके आराम से पढ़ना, है ना। और देखिए फिर आप आगे देखोगे तो सर की रणनीतियां, मैं इसीलिए जो है बार बार कह रहा हूं कि संस्था पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप संस्था पर विश्वास रखते हैं तो यकीन मानना जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे बन जाएंगे, यहीं से बन जाएंगे। पिछले 20 वर्षों में यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं आप उठा के उनको देख लो। वहां आप देखोगे तो इस्लाम का उदय, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, चाहे गजनबी हो गया चाहे गोरी हो गया, आदि से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। फिर से एक बार सुनो, चाहे इस्लाम का उदय हो गया, चाहे अरबों का आक्रमण हो गया, चाहे तुर्की आक्रमण हो गया, चाहे गजनबी हो गया, चाहे गोरी हो गया, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं पिछले 20 वर्षों में। जब यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा मैंने पीछे कर दिया है। अब बात निकल के यहां आती है क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बनने आपके जो है दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होते हैं और दिल्ली सल्तनत के रास्ते होते हुए मुगल काल, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जो पूछा जा रहा है, जो नहीं पूछा जा रहा है, और भी तमाम चीजें हम क्या कर सकते हैं, आप सभी के सिलेक्शन में जो है और क्या महत्वपूर्ण चीजें हम ला सकते हैं, आप भी कमेंट में बताया कीजिए। और हम तो जो है आपके लिए तत्पर हमेशा खड़े हैं। और देखिए अब यहां से मैं सर को बुला रहा हूं और सर जो है आपको बाकायदा अच्छे से जो है एक एक करके सारी चीजों को बताएंगे और इसी तरह से हम अपना जोश जुनून उत्साह के साथ सारी चीजों को लाते रहेंगे। तो सर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कुलदीप सर। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा बता दिया मेरे बारे में। आज मैं नीरज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज इतना महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे सौंपा है। जिस प्रकार से नीरज सर ने यह टॉपिक मुझे सौंपा है, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, मैं यह प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि जिस प्रकार से नीरज सर ने यह टॉपिक मुझे सौंपा है, मैं अपने इस टॉपिक पर पूर्ण कर्मठ होकर कार्य करूंगा और आपके सिलेक्शन के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। आइए दोस्तों, मैं कुलदीप साहू, सर ने तो बताया ही है नाम। आप लोग कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे, हम जानते हैं। आपकी उत्सुकता बढ़ रही होगी कि इस्लाम के उदय के बारे में जानने के लिए। हम ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय कब हुआ, इस्लाम का उदय किसने किया? और इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया। इस्लाम एक ईश्वर की उपासना पर जोर देता है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो कुरान है। आइए हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा ईस्वी में मक्का में हुआ था।
मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 632 ईस्वी में हुई थी। और इनके जो पिता थे, पिता इनके अब्दुल्ला थे। जो इनकी माता थी, इनकी माता अमीना थी। और इनकी पत्नी जो है वो खादिजा है। इनकी पत्नी का नाम खादिजा है। और 610 ईस्वी में उन्होंने पहली बार ईश्वरीय ज्ञान की अनुभूति की। और 622 ईस्वी में उन्होंने मदीना की ओर हजरत की। मतलब कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ चल दिए। और मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, जो उनके विचार थे, जो वह चाहते थे कि लोग उनके विचारों को अमल करें, उनका पहला विचार था कलमा। कलमा का अर्थ है अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर, कि अल्लाह एक है और उसके जो पैगंबर हैं वो मोहम्मद साहब हैं। और नमाज, नमाज मुसलमान धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है व्रत, एक प्रकार से जो प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना होता है। रमजान के पवित्र माह में रोजा व्रत रखना, मतलब कि जब भी रमजान स्टार्ट होता है उसमें जितने भी मुसलमान हैं वो रोजा यानी व्रत रखते हैं। और जकात, मतलब जकात का क्या अर्थ है? अर्जित आय का 2% भाग दान करना। उमर, उसके बाद में है उस्मान, उसके बाद में है अली, जो मोहम्मद साहब के बहुत ही नजदीकी यानी बहुत ही करीब थे, वही उनके स्थान को ग्रहण किए और वह 4 खलीफा कहलाए। और खलीफा का अर्थ, खलीफा क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। मतलब खलीफा का अर्थ क्या होता है, खलीफा क्या है? तो वह मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए उन्हीं को हम खलीफा कहते हैं। आइए आगे जानते हैं हम लोग। शिया और सुन्नी, इस्लाम धर्म में 2 संप्रदायों में बंट गया। यहां तक कि या 2 भाई, एक परिवार में 2 भाई हैं तो 2 भागों में बंट जाते हैं, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म भी 2 भागों में बंट गया। इसे मानने वाले इसमें एक सुन्नी हुए, एक शिया हुए। तो जो सुन्नी का मानना था, सुन्नी संप्रदाय के लोग जो मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी अनुयायी खलीफा बन सकता है। उन्होंने मोहम्मद साहब के सहयोगी अबू बकर को पहला खलीफा घोषित कर दिया। मतलब अबू बकर को पहला खलीफा सुन्नी संप्रदाय ने घोषित कर दिया कि वह पहला खलीफा है जो सुन्नी संप्रदाय का है, जिसे मोहम्मद साहब के स्थान पर बिठाया गया। बाद में, उसके बाद में अबू बकर के बाद जो आए, बाद में आए उमर, उस्मान आए, खलीफा बने। और शुरुआती जब शिया संप्रदाय की बात हम करते हैं तो शुरुआती शिया मानते थे कि मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए। कि मतलब जैसे पहले वाली रणनीति तो ही आ गई कि जिसका बेटा राजा उसी का बेटा फिर राजा। वही उसी प्रकार से शिया का मानना था कि कोई उनका रिश्तेदार होना चाहिए, क्यों उनका ब्लड से रिलेशन होना चाहिए, वही खलीफा बन सकता है। मोहम्मद, जो शिया संप्रदाय के लोग थे उनका मानना था कि उनके दामाद को खलीफा बनाया जाए। मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली था, सॉरी उनका अली था, अली को खलीफा बनाया जाए। भारत में मुसलमानों का आगमन कैसे हुआ? किस सदी में भारत में मुसलमान आए? 7वीं सदी में पहली बार व्यापारिक के रूप में अरब मुसलमान भारत आए। उसके बाद में 8वीं सदी में जब देखा जाएगा तो वह आक्रामक हो गए और इस दौरान उन्होंने सिंध, गुजरात, मध्य भारत और पंजाब क्षेत्र में उनके आक्रमण हुए। यह आक्रमण जिस समय हुआ उस समय उसमें जो वंश चल रहा था उमैयद वंश उस समय चल रहा था, जो कि खलीफाओं, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था खलीफाओं के बारे में इस्लाम के उदय में, उसी में से खलीफाओं में जो उस समय खलीफा था वो उमैयद वंश के खलीफा के समय में हुआ था। किंतु इन हमलों में या सिर्फ सिंध क्षेत्र में कामयाब, इन्होंने जितने आक्रमण किया मुसलमानों ने
वह केवल उनको जो सफलता मिली केवल और केवल सिंध के राज्य पर इन्होंने सफलता हासिल की। सिंध पर आक्रमण, सिंध पर आक्रमण करने का जो इनका अभियान था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, किसके नेतृत्व में आक्रमण किया जा रहा था, आइए हम जानते हैं। सिंध अभियान का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सिंध पर आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा, जो हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है वह हमें जो जिस ग्रंथ से प्राप्त होती है वह चचनामा ग्रंथ है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि सिंध अभियान किसने किया और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तब राजा दाहिर का शासन था। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उस समय जो वहां का राजा था वो राजा दाहिर था, उसका शासनकाल चल रहा था, वहां पर स्थापित था। राजा दाहिर था वह चच के बेटे थे। पीडी महाजन के अनुसार जो भारत में मुसलमान आए वो 711 ईस्वी में आए तथा हरीशचंद्र वर्मा के अनुसार 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया। लेकिन जहां तक कई विगत परीक्षाओं में देखा जाए तो पूछा गया है, जहां तक जो है आयोग मानता है वह हरीशचंद्र वर्मा का जो के अनुसार जो 712 ईस्वी में माना जाता है, या सबसे ज्यादा एथेंटिक सबसे ज्यादा मान्य 712 ही होता है। और इन्हीं के द्वारा सिंध में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। अब देखा जाए तो जजिया कर जो है मुसलमानों पर नहीं गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत सिंध में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। सिंध ऐसा प्रांत है जहां पर सबसे पहले जजिया कर का प्रयोग किया गया। और इसी के साथ जब मुसलमान आए उन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलाए, जैसे दिरहम नामक सिक्का चलवाया। उसके बाद में मसूरा नामक नगर की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने कई ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया। मतलब जैसे हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में हिंदी संस्कृत में जो भी ग्रंथ लिखे थे उनको अरबी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य किया। और जो उसमें ग्रंथ थे जैसे पंचतंत्र जो है उसे कलील उल दीमान में उन्होंने ट्रांसलेट कराया। यामनी वंश का संस्थापक अल्पगीन था, जिसके बाद सुबुक्तगीन पहला तुर्क शासक बना भारत में। और जो ये सुबुक्तगीन था यह अल्पगीन का दास था। जो ये पहला शासक था ये सुबुक्तगीन जो है ये अल्पगीन का दास था, जिसने भारत पर आक्रमण किया। सुबुक्तगीन ने हिंद शाही शासक जयपाल को पराजित किया। जब इसने भारत पर आक्रमण किया सुबुक्तगीन ने सबसे पहले जो आक्रमण किया वो हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित कर विजय प्राप्त की। और सुबुक्तगीन के बाद जो उसका उत्तराधिकारी महमूद गजनबी बना, वह भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण कर चुका था। 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसकी जानकारी हमें इतिहासकार हेनरी इलियट ने दी है। महमूद गजनबी पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ऐसा कोई शासक तुर्क नहीं था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, लेकिन महमूद गजनबी ने सुल्तान की उपाधि धारण की। महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। जो महमूद गजनबी का पहला आक्रमण था भारत पर वह 1001 ईस्वी में किया था। इसके बाद 1004 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर उसको लूट लिया। मतलब उसका जो मेन एम था, मतलब मेन लक्ष्य था कि लूटना ही लूटना है, माल जितना है सारा लूटना है।
और 1008 ईस्वी में बहिंद की लड़ाई में आनंदपाल को हराया और वहां अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1008 और 9 ईस्वी में महमूद गजनबी ने आनंदपाल को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया, कि अपना अस्तित्व भारत में बनाने लगा, अपनी मजबूती को, अपने खौफ को बराबर भारत में फैलाने लगा। महमूद गजनबी ने इसके बाद थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज पर भी आक्रमण किया। उसका मेन वही बता रहे हैं, लूटपाट, विध्वंस करो, लूटपाट। उसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य था, लूटना। धन को जितना लूट सको उतना लूटना, केवल उसका वही विचार ही बनाकर वह निकला था तुर्क से। उसके बाद इन सबसे महत्वपूर्ण हम अगर देखें, तुर्क आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो 1025 ईस्वी में हुआ, जो सोमनाथ का आक्रमण था, जहां से महमूद गजनबी ने भारी मात्रा से लूटपाट की। जो सोमनाथ था वह शिव मंदिर था। शिव मंदिर में भक्तों की अनंत लाइनें, अनंत गिनतियां जिसमें विराजमान रहती थी, वहां पर महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया और वहां के धन संपत्ति को लूटा और वहां की मूर्तियों को तोड़ दिया। वह विध्वंसकारी, एक देखा जाए विध्वंसकारी आक्रमणकारी था। और इसके बाद हम देखते हैं, सोमनाथ मंदिर की मूर्ति के बदले में सोना देने के जवाब में मोहम्मद गजनबी ने कहा था कि मैं बुत फरोग कहलाने की बजाय बुत सिकन कहलाना पसंद करता था, कि मूर्ति बनाने वाला नहीं, मैं मूर्ति तोड़ने वाला ज्यादा पसंद करता हूं कि लोग मुझे कहें। और उसके बाद में देखा जाए तो 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण किया, जो कि महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण था। भारत पर महमूद गजनबी का यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतिम यानी लास्ट आक्रमण था, वह 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण किया था, जो कि महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण माना जाता है। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। इतना आक्रमणकारी शासक की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। महमूद गजनबी के साथ जो भी इतिहासकार आए थे, विद्वान आए थे, उन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सभी का वर्णन किया। और उसके बाद में जो आए थे उसके साथ मेन जो थे उसके विद्वान, उद्बी, फिरदौसी, अलबरूनी आदि विद्वान जो कि गजनबी के साथ आए थे। फिरदौसी ने जो रचना की वह शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना की। अलबरूनी ने तहकीकात हिंद की रचना की। उसके बाद किताब उल हिंद, उद्बी ने किताब उल यामनी पुस्तक लिखी। इन्होंने भारत में रहकर भारत के ऊपर कई पुस्तकें लिखी, जो हैं आप लोगों ने देखा ही है। उसके बाद अलबरूनी की तहकीकात हिंद पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। गजनबी के साथ सूफी संत भी आए, विद्वान भी आए, आक्रमणकारी भी आए, लेकिन साथ में उसके सूफी संत भी आए, संत भी भारत आए। इसने भारत में एक अलग तरह का इस्लाम का विकास किया। महमूद गजनबी के बाद में मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में मुल्तान आक्रमण किया। जो प्रांत था भारत में आक्रमण किया जब मोहम्मद गोरी ने, तो वह मुल्तान पर आक्रमण 1175 में किया। इसके बाद में थट्टा पर आक्रमण, अपना अधिकार स्थापित किया। उसके बाद में उसने गुजरात की ओर कूच किया। यहाँ पे तबाही मचाने के बाद वह गुजरात की तरफ कूच किया, किंतु वहां पर रानी के नायकी के नेतृत्व में कियादरा के युद्ध में, जो कि माउंटेन आबू के समीप है, जो या रानी नायकी के नेतृत्व में कियादरा का युद्ध जो हुआ, वो जो स्थित है वो माउंटेन आबू के समीप स्थित है। और मोहम्मद गोरी को
पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद गोरी जब रानी नायिका से युद्ध किया तो उसमें मोहम्मद गोरी को काफी काफी हद तक का हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद वहां पर हार गया मोहम्मद गोरी। और रानी नायकी गुजरात के चालुक्य वंश से बिलोंग करती थी। जो रानी नायकी थी वो चालुक्य वंश से बिलोंग करती थी। और गुजरात के अल्प जो रानी नायकी थी वो किसी की सारक्षिका थी, और वो जो जिसकी सारक्षिका थी वो गुजरात के अवयस्क, जो गुजरात के अल्पवयस्क थे, राजा भीम देव द्वितीय, जिन्हें भीम सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, की सारक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। और उसके बाद गुजरात की लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी ने 1186 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। वहां पर गुजरात के युद्ध में रानी नायकी से पराजय होने के बाद मोहम्मद गोरी ने गुजरात की लड़ाई में जब पराजय हासिल की, उसके बाद में उसने 1186 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में जो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और यहां तक पहुंच गया कि तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध देखा जाए तो तराइन का युद्ध जो प्रथम हुआ था, तराइन का युद्ध वो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में हुआ। और ये किन के मध्य हुआ? ये पहले हुआ मोहम्मद गोरी के मध्य, गोरी वर्सेस चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इनके दोनों के मध्य में यह तराइन का 1191 का ईस्वी का युद्ध हुआ, जिसमें कि गोरी को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को इस प्रकार हराया, इस प्रकार धोया कि गोरी ने यह प्रण ले लिया कि अब हम भारत की ओर कभी लौटेंगे नहीं, भारत की ओर कभी देखेंगे नहीं। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को परास्त किया। लेकिन फिर देखा जाता है कि परास्त होने के बाद गोरी फिर लौट गया, गोरी भारत से रवाना हो गया। उसके बाद में फिर पता चलता है कि फिर 92 में आता है। ये जानते हैं 92 में क्या होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तराइन का जो युद्ध दूसरा युद्ध होता है वो 1192 ईस्वी में होता है, 1192 ईस्वी में। और यह गोरी वर्सेस चौहान के मध्य, पृथ्वीराज चौहान के वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे, पृथ्वीराज चौहान का जो वंश था उसके जो सबसे प्रतापी राजा थे वो विग्रहराज बीसल देव थे, जिन्होंने हरकेली नाटक की रचना की। हरकेली नाटक जो है इसकी रचना विग्रहराज बीसल देव ने की थी। लोग कहते हैं कि जैसे विग्रहराज बीसल देव जो है राजा थे, कहां से रचना करेंगे, एक किसी कोई दूसरा रचना किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो रचना है स्वयं विग्रहराज बीसल देव के द्वारा ही की गई थी। और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी ने अपने नाम का सिक्का ढलवाया, जिसमें एक तरफ शासक का नाम मोहम्मद बिन शाम और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी का चित्रण था। बख्तियार खिलजी, देखा जाए तो बख्तियार खिलजी जो है वो मोहम्मद गोरी का दास था। उसके कई दास हैं। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के समय आक्रमण किया था। बख्तियार खिलजी ने जो दास था मोहम्मद गोरी का, वो जब सेन वंश बंगाल पर जब सेन वंश के शासक जो थे लक्ष्मण सेन के समय पर आक्रमण किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा, जो वही नालंदा जो शिक्षा का महान क्षेत्र कहा जाए, जहां से शिक्षा का जन्म होता था, ये वही नालंदा है। विक्रमशिला है विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसको तबाह करने वाला कई पेपरों में पूछा जाता है कि ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था, तो उसे नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था। जो उसे नष्ट किया, पूर्ण रूप से ध्वस्त किया, वो बख्तियार खिलजी था।
और देखा जाए 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर समुदाय ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। हालांकि इस विद्रोह को मोहम्मद गोरी ने दबा दिया। जो ये देखा जाए खोखर समुदाय ने मोहम्मद गोरी के विरोध में एक विद्रोह कर दिया, एक प्रकार से समझ ले उतापात मचा दिया कि मोहम्मद गोरी के नाक में दम कर दिया। इतना तेजी से विद्रोह होने लगा, लेकिन उसके बाद विद्रोह मोहम्मद गोरी ने इसे दबा दिया क्योंकि सैन्य बल उसके पास ज्यादा था, इसीलिए मोहम्मद गोरी ने इसे दबा दिया। किंतु दबाकर वह चला गया अपने राज्य जहां जाना था उसे, लेकिन वापस लौटते वक्त मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। मोहम्मद ने जिस प्रकार से दबाया था उसी प्रकार से इन्होंने मोहम्मद गोरी को भी दबा दिया, और उसके गोरी के मृत्यु के बाद उसका राज्य 3 हिस्सों में बंट गया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु जब हुई तो उसके बाद में उसका राज्य जो है 3 भागों में बंट गया। उसके दामाद और दासों के बीच में बंट गया। जो गजनी प्रांत था, गजनी और गौर प्रदेश, वो उसके जो दास थे यल्दौज को मिला, और मुल्तान और थट्टा कुबाचा को मिला। जो उसका सबसे प्रिय, देखा जाए मोहम्मद गोरी का जो सबसे प्रिय दास था उसे शेष भारत यानी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जिसे मिली, जो आज के समय में राजधानी है, जिसे दिल्ली मिली वो और कोई नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक था। जो दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है। और उसके बाद में हम गुलाम वंश अपनी अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगली अपने नेक्स्ट क्लास पर।